दोस्तों, मेरा नाम है प्रखर राजपूत। आप देख रहे हैं आज का यूपी और उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के साथ आपके सामने फिर से हाजिर हुआ हूं, जिन्होंने पिछले 24 घंटे के अंदर सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी हैं। बढ़ते हैं सबसे पहली खबर की तरफ और सबसे पहली खबर निकल के सामने आई है उत्तर प्रदेश के रामपुर से। दरअसल उत्तर प्रदेश के रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान समेत उनके पूरे परिवार को एक बड़ी राहत देते हुए ऐलान कर दिया है कि जो उनके ऊपर शत्रु संपत्ति का मामला चल रहा था उसमें वो दोषी नहीं है। आपको बता दें कि जब से आजम खान की सरकार गई, आजम खान समाजवादी पार्टी के बेहद कद्दावर नेताओं में से एक माने जाते हैं। इनके बयान अक्सर सोशल मीडिया समेत अलग अलग न्यूज चैनलों के पोर्टल के माध्यम से लोगों के जहन में गूंजते रहते हैं। समाजवादी पार्टी में बड़ा रसूख रखते हैं, लेकिन जब से समाजवादी पार्टी की सरकार गई है और बीजेपी की सरकार आई है, आजम खान की मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। साल 2017 से अगर आंकड़ों की बात करें तो आजम खान के ऊपर 100 से ज़्यादा मामले दर्ज हुए। कोई मामला चोरी का है तो कोई मामला डकैती का है और कोई मामला शत्रु संपत्ति का है। अब इसी मामले में आजम खान की पेशी आज रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में हुआ था और इस कोर्ट का जो फैसला है अगर आपको बताएं तो इसमें कहा गया कि शत्रु संपत्ति मामले में आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन खान फातिमा, उनके बड़े बेटे अदीब आजम खान और उनकी बहन निखत अखलाक, ये तीनों बाइज्जत बरी किए जाते हैं। हालांकि इस मामले में बड़ा पेच ये है कि अभी तक आजम खान या फिर उनके पूरे परिवार ने इस मामले पे टिप्पणी करने से बड़ा साफ इनकार किया। उन्होंने कहा कि इस मामले पे अभी हम कोई बयान या फिर कोई कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन उनके ही परिवार के कानून के जो विशेषज्ञ हैं, जो उनके पूरे परिवार के कानूनी मामलों को देखते हैं, जिनका नाम है विनोद शर्मा ने इस मामले पे कहा कि फैसला आ चुका है और आजम खान और उनके पूरे परिवार को बाइज्जत बरी कर दिया गया। तो समाजवादी पार्टी के समर्थकों के लिए एक बहुत बड़ी राजनीतिक तौर पे जीत मानी जा रही है। चूंकि समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े लोगों का कहना है कि जब से योगी की सरकार आई है, उन्होंने महज आजम खान को परेशान करने के लिए उनके ऊपर फर्जी मुकदमे लाद दिए। समाजवादी पार्टी के समर्थकों का कहना है कि आजम खान एक बेहद अच्छे छवि के नेता हैं और किसी भी मामले में उनकी संलिप्तता पूरी तरह गलत है। हालांकि आपकी क्या राय है कमेंट करके बताइएगा। तब तक हम बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश की दूसरी बड़ी खबर की तरफ। योगी सरकार के 8 साल पूरे होने के बाद अब 3 दिन के लिए पूरे प्रदेश के 75 के 75 जिलों में बड़ा महोत्सव मनाया जाएगा। जी हाँ, इसकी पूरी जानकारी उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने देते हुए कहा कि योगी सरकार की जो 8 साल हैं, उन्होंने जो 8 साल अपने कार्यकाल को पूरा किया, जिस हिसाब से उन्होंने सुशासन की सरकार चलाई, जिस हिसाब से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखा, जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश को पूरी तरीके से डेवलपमेंट में आगे बढ़ाया, इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए 8 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 75 के 75 जिलों में 3 दिन 25 मार्च, 26 मार्च, 27 मार्च यानी 3 दिन के लिए महोत्सव मनाया जाएगा। सरकार ने पूरा निर्देश दे दिया। साथ ही जो महासचिव हैं उन्होंने कहा कि जितने भी डीएम हैं, जितने भी जिलाधिकारी हैं, वो ये सुनिश्चित करें कि किस मैदान में ये पूरा काम किया जाएगा। यानी एक ऐसे मैदान का चयन किया जाएगा जिसमें प्रदर्शनी अच्छे से लग सके, जिसमें आदमी आराम से आ जा सके, लंबी भीड़ होल्ड कर सके। ऐसे मैदान में ये पूरा कार्यक्रम किया जाएगा। इस पूरे कार्यक्रम में यूपी भारत का ग्रोथ इंजन, इस थीम को आगे बढ़ाया जाएगा। यानी उसमें दिखाया जाएगा कि उत्तर प्रदेश कैसे भारत के ग्रोथ में इंजन की तरह काम कर रहा है। यानी भारत में जो ग्रोथ हो रही है उसमें यूपी ही है जो इंजन की तरह उस पूरे ग्रोथ को खींच के आगे लेके जा रहा है। बाकायदा सीओ, एसडीएम, एसपी, ये तमाम लोग इस पूरे 3 दिवसीय कार्यक्रम को संपन्न कराएंगे। आदेश दिया जा चुका है और महासचिव ने पूरा बिल भी पास कर दिया है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने, खासकर योगी सरकार की अगर बात करें तो एक आईएएस को ऐसा लपेटा है कि उसकी पूरी नौकरी ही खतरे में आ गई है। दरअसल इन आईएएस महोदय का नाम है अभिषेक प्रकाश। अभिषेक प्रकाश के ऊपर करप्शन के ऐसे चार्जेस लगे हैं कि अगर आप इसको जान लेंगे तो जानने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। दरअसल अभिषेक प्रकाश एक आईएएस थे, पहले लखनऊ में पोस्टेड थे। उसके बाद धीरे धीरे जब इनकी तरक्की हुई थी, ये इन्वेस्ट यूपी यानी उत्तर प्रदेश में कितने निवेश आते हैं, कितने लोग आके यहाँ पे पैसे लगाते हैं, कौन सा प्लान आएगा, बाहर की जितनी भी कंपनियां होगी किसी दूसरे राज्य की या फिर किसी दूसरे देश की, वो अगर यूपी में आके कोई प्रोजेक्ट लगाना चाहती हैं, कोई फैक्ट्री लगाना चाहती हैं या फिर कोई भी नई योजना लाती हैं, तो इन तमाम चीज़ों में
सबसे पहला साइन अगर किसी को किया जाएगा तो ये अभिषेक प्रकाश का ही होगा। ये इन्वेस्ट यूपी के सीईओ थे, सीईओ नहीं, सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। सीईओ होने के तहत इन्होंने अलग अलग कंपनियों से रिश्वत मांगी है, ऐसा इनके ऊपर आरोप लगा। एक कंपनी आई थी सोलर प्लांट की, उसने जब इन्वेस्टमेंट की बात की तो बाकायदा अभिषेक प्रकाश ने डिमांड रखी कि अपने पूरे प्रोजेक्ट का 5% आप हमें देंगे, तभी हम आपके काम को आगे बढ़ाएंगे, और अगर आप ये तमाम पैसे हमको नहीं देते हैं तो ऐसे हाल में आपकी फाइल को दबा दिया जाएगा, आपकी फाइल को रोक दिया जाएगा। अब इतना गंभीर आरोप जब इनके ऊपर लगता है तो फौरन योगी गवर्नमेंट इनके ऊपर एक्शन लेते हुए इनको सस्पेंड कर देती है, और ये ऑफिशियल तौर पे पुष्ट हो चुका है, ये कोई इंटरनल रिपोर्ट नहीं है। यानी योगी सरकार ने एक आईएएस को ही सस्पेंड कर दिया करप्शन के आरोप में। आईआईटी कानपुर में एक बड़ा बवाल देखने को मिला जब 50 के 50 छात्र सड़कों पर निकल आए अपने ही प्रशासन और अपने ही पूरी यूनिवर्सिटी के विरोध में। दरअसल ये मामला गंभीर होने के साथ साथ बड़ा सेंसिटिव है और बड़ा ही हार्ट टचिंग मामला है। पिछले 65 सालों से आईआईटी कानपुर कैंपस के अंदर 38 धोबी के परिवार रहा करते थे, जिनका काम था आईआईटी कानपुर के बच्चों का कपड़ा धोना। जो बच्चे आईआईटी कानपुर में पढ़ते थे, चूंकि अपने घरों से सैकड़ों किलोमीटर दूर रहते थे और पढ़ाई का प्रेशर ऐसा होता था कि ये कपड़े को धोने में अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते थे। ऐसे हाल में वहाँ पे 38 ऐसे धोबी के परिवार थे जो आईआईटी कानपुर के बच्चों के कपड़े धो के अपना गुजारा करते थे। लेकिन जैसे जैसे ज़माना आगे बढ़ा, चीज़ें मॉड्यूलर हुई, आईआईटी कानपुर में बड़ी बड़ी मशीनें लगा दी गई और ये कहा गया कि अब आईआईटी कानपुर के जो बच्चे हैं इन मशीनों में पैसा डाल के अपना कपड़ा धोएंगे। इसी के जस्ट बाद फिर इन धोबियों को नोटिस दिया गया और कहा गया कि आईआईटी कानपुर के अंदर आपके जितने घर बने उनको खाली कर दो और यहाँ से चले जाओ। उसके बाद नोटिस के 4 महीने बाद इनके घरों पे बुलडोजर चला के इनके घरों को गिरा दिया गया। और ये चीज़ जब सोशल मीडिया पे वायरल हुई और बच्चों को भी पता चली तो बच्चों के अंदर एक बड़ा ही मार्मिक दर्द उठा कि जो पूरा परिवार 65 सालों से आईआईटी कानपुर के अंदर उस पूरे कॉलेज की बच्चों की सेवा कर रहा था, उनके कपड़ों को धो रहा था, उनके कपड़ों को धो के अपने रोजी रोटी का जुगाड़ करता था। आज हम क्या इतने मॉड्यूलर हो गए, इतना आगे बढ़ गए हैं सामाजिक तौर पे कि उनको हाशिए पे रखकर मशीनों के माध्यम से कपड़े धोएं, जबकि हमारा काम धोबियों से भी चल रहा था। इसी के बाद 50 से ज़्यादा ऐसे बच्चे थे जो सड़कों पे निकल गए। उन्होंने बाकायदा नारे लगाए, उन्होंने धरना प्रदर्शन किया और उनका एक ही डिमांड है कि इन 38 परिवारों को यहाँ से ना निकाला जाए, यही हमारे कपड़े धोएं और मशीनों में कोई सेंटीमेंट नहीं होता तो इनको ही हटा दिया जाए या फिर हम अपने कपड़े खुद धोएंगे, लेकिन इन 38 लोगों को यहाँ से ना निकाला जाए। ये बड़ा ही मार्मिक प्रोटेस्ट था और ये देखने वाले भी लोग हैरान थे कि जो लोग खुद मशीनों को बनाते हैं यानी आईआईटी कानपुर के बच्चे, वो बच्चे अब ह्यूमन लाइफ की तरफ इस कदर आकर्षित हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के मेरठ के केस में एक बड़ी अपडेट निकल के सामने है जब पता चला कि जिस लड़की यानी मुस्कान ने अपने बॉयफ्रेंड साहिल के साथ मिलकर अपने पति सौरभ राजपूत का कत्ल किया था, उसी सौरभ राजपूत के भाई ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि इस पूरे मामले में मुस्कान के साथ साथ मुस्कान के माँ बाप भी शामिल थे। गौरतलब हो कि आपको अच्छे से याद होगा कि इससे पहले पूरा मामला 360 डिग्री पीछे था। लोग कह रहे थे कि मुस्कान की मां ने ही पुलिस को इत्तला किया, अपने ही बेटे के खिलाफ एफआईआर किया और मीडिया के सामने मुस्कान की मां बाकायदा ये कह भी रही थी कि मुस्कान को फांसी दी जाए। लेकिन अब मरने वाले यानी सौरभ राजपूत के भाई ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इस पूरे मामले में सबसे बड़ा दोषी और सबसे बड़ा किरदार अगर किसी का है तो मुस्कान के माँ बाप का है, चूंकि उन्होंने पैसे की लालच में आके मेरे भाई को मुझसे अलग किया, अपनी बेटी को भी पैसे की लालच में आके फंसा रहे। यानी इस पूरे केस में अगर किसी चीज का सबसे ज्यादा कत्ल हो रहा है तो रिश्तों का ही हो रहा है। एक भाई अपने भाई से दूर था, एक महिला अपने पति का कत्ल करती है, एक माँ अपनी बिटिया को जेल भिजवा के फांसी की डिमांड करती है और बाद में उसी माँ के ऊपर आरोप लगता है कि इस काबिल वालमेज था, यानी इसने भी कत्ल में बराबर हिस्सेदारी दी है। हालांकि जब इनको कोर्ट में पेश किया गया यानी मुस्कान को और उसके आशिक साहिल को, तो वकीलों समेत पत्रकारों ने बुरी तरीके से पिटाई की, पल भर बेइज्जत किया। अब मुस्कान से जब मीडिया वालों ने पूछा कि आपको कैसा लग रहा है, खासकर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने जब पूछा, तब मुस्कान ने कहा कि मुझे अपने किए पे पछतावा है और मैंने ये सब नशे की हालत में कर दिया। खैर, वजह चाहे जो हो, लेकिन इस पूरे मामले में रिश्तों का सबसे ज्यादा कत्ल हुआ है। खैर, तो आज ये उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी खबरें थी। इन खबरों के बारे में आपकी क्या राय, कमेंट जरूर कीजिएगा और आप उत्तर प्रदेश के किस हिस्से से देख रहे हैं।
कमेंट करके बताइएगा ताकि पता चले कि हमारा परिवार किस कदर आगे बढ़ रहा है। थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।